हेलो एवरीवन, 10 पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है घटना चक्र का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही इन सम्मेलनों में G20, G7 और COP15 इनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही आपदाएं जो हैं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और चक्रवात कहाँ आए हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो ये याद रखिए कि आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। पर उससे पहले आप सभी को द सिविल्स पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही हमारा सम्मेलन जो है वो क्या है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो ये अभी हाल ही में मध्य भारत द्वारा आयोजन किया गया है इसका, ठीक है। तो मध्य भारत द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया है और यह एक अनोखी पहल इसलिए है क्योंकि ये किसके स्लोगन पर काम करता है, तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास, यानी इस स्लोगन पर ये काम कर रहा है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो भी ग्लोबल साउथ के देश हैं उनको एक साथ लाना है, जिससे वह एक साझा मंच पर अपने दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा कर सकें, ठीक है। तो यानी एक साथ सभी के जो बिहेवियर है, यानी जो दृष्टिकोण है, उनकी प्राथमिकताओं को सबसे पहली बात तो एक साथ लेकर के आना और जो भी प्राथमिकताएं हैं उन पर चर्चा करना। साथ ही में इस सम्मेलन का जो मेन विषय था, थीम थी, वो क्या थी, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। ये बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। आवाज़ की एकता और उद्देश्य की एकता। तो ये काफ़ी अच्छा सम्मेलन रहा है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो ये में भी आपसे पूछने की संभावना हो सकती है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये एक वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित हुआ है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये कहीं हुआ है जा करके, तो ये वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। इस सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण के 125 देशों के नेताओं एवं मंत्रियों ने भागीदारी की थी। तो ये क्वेश्चन पूछने की संभावना हो सकती है। साथ ही में इसमें नई पहलों की घोषणा क्या की गई है, तो वो भी देख लीजिए। एक आरोग्य मैत्री है, उसके आधार पर। वहीं ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस यानी वैश्विक दक्षिण उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। वहीं ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, एक ये भी इम्पोर्टेंट था। वहीं ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट फोरम, यानी जो जितने भी यंग लोग हैं तो वो वहाँ करके डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं, तो उस तरीके से फोरम को बनाया गया है। साथ ही में ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप, तो आप देखते हैं कि जितना भी रिसर्च फेलोशिप स्कॉलरशिप मिलती है, साथ ही में जितने भी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है, तो उनका भी एक मंच प्रदान करता है कौन सा, ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है। चलिए अब इसी के आधार पर आगे बढ़ते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सम्मेलन वो है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें दे रखा है कि इस सम्मेलन की जो 15वीं बैठक थी उसका दूसरा चरण जो है वो यहाँ पर आया है, तभी इसको COP15 बोला है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कौन सा, 15वां, ठीक है। सम्मेलन के दूसरे चरण का आयोजन मॉन्ट्रियल के कनाडा में किया गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको कि ये कहाँ हुआ है, तो मॉन्ट्रियल के कनाडा में किया गया था COP15 का आयोजन। जबकि पहला चरण चीन की मेज़बानी में 11 से 15 अक्टूबर 2021 के मध्य वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। यानी उस समय जब 2021 में हुआ था तो वर्चुअल, क्योंकि कोरोना का काल चला था तो इसलिए वर्चुअल हुआ था, और आज के समय में जो हुआ है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करें। COP15 क्या है, तो COP15 जो है MOP10 यानी मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, ठीक है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है वो किसके आधार पर है, ध्यान रखिए, बायोसेफ्टी के आधार पर है। साथ ही में NPMOF4 यानी फोर्थ मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज नागोया प्रोटोकॉल। ध्यान दीजिए कि जो COP15 जो है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो COP15 हुआ है, उसके साथ साथ में COP का जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का 10वीं मीटिंग थी ये, और साथ ही में नागोया प्रोटोकॉल की ये आपकी 4th मीटिंग थी। तो ये भी ध्यान रखिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल है और नागोया प्रोटोकॉल है वो कब आया था और किस आधार पर आया था। तो ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से, इसकी सन पढ़ लीजिएगा, तो वो बहुत ज़्यादा आपसे पूछने की संभावना हो जाती है। चलिए इस सम्मेलन में सबसे बड़ी बात है कि किस चीज़ को अपनाया गया है, तो
कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है कि COP 15 का हाल ही में आयोजन हुआ था, तो उस सम्मेलन में किसको अपनाया गया था? तो ध्यान दीजिए, कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, उसको हाल ही में अपनाया गया है। और इसके अंतर्गत यानी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत 4 उद्देश्यों और 23 लक्ष्यों को शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, कितने लक्ष्य और कितने उद्देश्य हैं उनको शामिल किया गया है, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मे भी क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। ठीक है, अब 2030 तक जिन 23 लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है, उनमें से शामिल प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से हैं कि विश्व की कम से कम 30% भूमि जो है अंतर्देशीय जल, तटीय क्षेत्रों और महासागरों के प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन करना। यानी सिंपल सी बात है कि कम से कम 30% जो लैंड एरिया है उसको, सबसे बड़ी बात है, प्रोटेक्शन करना, मैनेजमेंट करना प्रॉपर तरीके से। साथ ही में जितने भी खराब हुए स्थलीय, अंतर्देशीय जल और तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की कम से कम 30% की बहाली करना। और साथ ही में 30% क्षेत्र की हमें और बहाली करनी है जो खराब हो चुके हैं। यानी जो भी नदियां हैं, जो अंतर्देशीय जल हैं, उनमें पानी अगर कम हो गया है तो उनको प्रॉपर तरीके से कैसे रखरखाव किया जाए, तो उन पर भी बात करता है ये COP 15। ठीक है, वहीं COP 15 के प्रतिनिधियों ने GBF के भीतर लाभों के लिए एक समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक मल्टीलैटरल फंड स्थापित किया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछने की संभावना हो जाती है। अब COP 16 जो है वो कहाँ होगा, थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिएगा। तो वर्ष 2024 में तुर्की में आयोजित होने वाला COP 16 है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब 2024 में कहाँ होगा, तो तुर्की में होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्या था कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा सा ये ध्यान लीजिए। ये हमने अपनाया कब था, तो 29 दिसंबर 1993 को इसको लागू किया गया था। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। यह अपने हस्ताक्षरकर्ताओं पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ये भी ध्यान रखिए कि अगर इस देश में यानी इस COP में, इस सम्मेलन में जो भी शामिल हैं, इस कन्वेंशन में जो भी लोग शामिल हैं, अगर कोई भी डिसीजन होता है और कोई भी इन्होंने प्रतिबद्धताएं की हैं, यानी कोई भी वादा किया है, प्रॉमिस किए हैं, तो वो वाइंडिंग होगी। ठीक है, वो सभी के लिए लागू होगा। और इसका जो सचिवालय है वो मॉन्ट्रियल के कनाडा में स्थित है, यानी कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। साथ ही में अभी हाल ही में 196 जो है इसके पक्षकार पार्टीज़ हैं, जिनमें से 168 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया हुआ है। ठीक है, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका और वेटिकन सिटी CBD के पक्षकार नहीं है। यानी ये क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है कि इनमें से कौन से देश हैं जो इसके पक्षकार नहीं हैं। और भारत ने 19 मई 1994 CBD का एक पक्षकार है। तो याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तभी हमने बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी एक्ट है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002, हमने उसको एडॉप्ट किया है। याद रखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है वो 2002 है, ये भी हमने अडॉप्ट किया है। चलिए अब आते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2022। तो G20 शिखर सम्मेलन जो है 2022 जो है वो कहाँ हुआ है, तो इसका 17वां शिखर था, ये जान लीजिए। और ये बाली इंडोनेशिया में किया गया है। अभी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन जो है वो इंडोनेशिया में किया गया है। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगर। ये क्वेश्चन बनने की संभावना बन सकती है कि जब हमारा सम्मेलन हुआ है तो वो 2022 का, लेकिन कहाँ 17वां सम्मेलन, तो उसकी थीम क्या है, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगर। और इसके साथ साथ ये 3 पिलर पर केंद्रित रहा है। एक ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर यानी बेसिक स्वास्थ्य अवसंरचना, दूसरा सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन और तीसरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये 3 पिलर हैं, इन पर आधारित हुआ है। और 17वें सम्मेलन में भारत ने की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। वहीं आप देखेंगे कि इस सम्मेलन में एक शेरपा भी जाते हैं, शेरपा, तो वो कौन थे, वो अमिताभ कांत थे। तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है कि भारत की तरफ से कौन गए थे, तो अमिताभ कांत थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वहीं देखते हैं कि भारत इंडोनेशिया की G20 की अध्यक्षता के तहत मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि हाल ही में भारत जो है किस अलायंस में शामिल हुआ है, तो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया है। ठीक है, और ये किसकी पहल है, तो ये UAE और इंडोनेशिया की
संयुक्त पहल है। यानी इसमें क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, मैंग्रोव को संरक्षण प्रदान करने की बात कही जा रही होगी, तो ये ध्यान रखिए। तो इंडोनेशिया और यूएई की एक संयुक्त पहल है, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वही सिंपल सी बात है कि G20 सम्मेलन है, ये ध्यान रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हाल ही में 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन है वो कहाँ होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नई दिल्ली भारत में किया जाएगा, यानी हमारे भारत में होगा 18वां G20 सम्मेलन। और इसकी जो थीम है वो क्या है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और ये वन अर्थ वन फैमिली ये किस पर आधारित है, तो ये वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, ये ध्यान दीजिए। और वसुधैव कुटुंबकम जो है वो शब्द हमने कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो हमने लिया था महाउपनिषद से। किसे, महाउपनिषद से लिया गया था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, महाउपनिषद, तो उनसे हमने लिया गया था वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में CDS में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी का जो CDS 2023 क्वेश्चन है उसमें हाल ही में पूछा गया है, ये थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं भारत की अध्यक्षता में G20 का जो लोगो हमने अभी हाल ही में बनाया है वो केसरिया, सफ़ेद, हरा तथा नीला से प्रेरित है। तो ये भी क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इस देखते हैं। इस लोगो में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल लोटस के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करता है। तो यानी इसमें पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में हमने जो लोगो बनाया है उसमें कौन कौन से होते हैं, तो लोटस और अर्थ को दर्शाया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साथ ही में 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से लेकर के 100वीं वर्षगांठ तक की 25 वर्षीय अवधि को अमृतकाल की संज्ञा दी है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिए, ये अमृतकाल की संज्ञा कहाँ से दी है, तो 15 अगस्त 2022 से लेकर के 75वीं वर्षगांठ से लेकर के 100वीं वर्षगांठ तक की हमने 25 वर्षीय अवधि को अमृतकाल की संज्ञा दी है, ठीक है। और G20 के लोगों के नीचे देवनागरी लिपि भारत लिखा हुआ है। अब तो ये खैर क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ है कि भारत में बहुत टाइम बाद G20 की अध्यक्षता हो रही है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है पूछने की संभावना हो सकती है। और इसमें विशेष आमंत्रित अतिथि देश कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश है, मिस्र है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, ये सारे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वहीं हमने जो है भारत के 50 से अधिक शहरों में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा। तो याद रखिए कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा में G20 की आयोजन है वो इम्पोर्टेंट है। साथ ही में 2023 को G20 सशक्तिकरण की पहली बैठक का आयोजन आगरा में किया गया है। तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना है कि उत्तर प्रदेश के किस राज्य में सबसे पहले जो है G20 की बैठक होगी, लेकिन उसका नाम क्या है, G20 एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग, ये भी याद रखिए, ठीक है। थोड़ा क्योंकि अब G20 के बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं तो मैं भी कुछ भी पूछ सकता है, तो वो हाल ही में आगरा में किया जाएगा, ठीक है। वहीं भारत की G20 की डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग की जो प्रथम बैठक है वो कहाँ होने जानी है, तो वो आपके लखनऊ में होगी, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ये भी पॉसिबिलिटी है पूछने की कि डिजिटल इकोनॉमी की वर्किंग ग्रुप की जो हाल ही में G20 की अध्यक्षता है भारत कर रहा है, तो वो कहाँ होने जा रही है, लखनऊ में हो जा रही है, ठीक है। साथ ही में भारत वर्तमान में G20 ट्रोइका का हिस्सा है। ध्यान दीजिए, ट्रोइका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल है इसमें। तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना है कि हाल ही में भारत जो है किसका हिस्सा बना हुआ है G20 ट्रोइका में, जो इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल है, ठीक है। और ये प्रथम अवसर है, ये ठीक है, कुछ नहीं है, ये 3 विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। साथ ही में ये देखिए कि वर्ष 2024 में G20 का शिखर सम्मेलन जो है वो ब्राज़ील में होगा और 25 में साउथ अफ्रीका में होगा। तो अब थोड़ा सा G20 के बारे में भी जान लेते हैं कि G20 क्या है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्था से संबंधित मामलों पर सहयोग एवं परामर्श का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक मंच है। इसकी स्थापना जो है एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में हुई थी, ये याद रखिए। और इसमें 19 देश तथा यूरोपीय संघ शामिल हैं। कितने हैं इसमें, 19 देश तथा यूरोपीय संघ शामिल हैं। ये भी क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। और जो सकल घरेलू उत्पाद का यानी वैश्विक की यानी वर्ल्ड की GDP का 85% और वैश्विक व्यापार का लगभग 75% जो है वो घेरे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, G20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे देश दे रखे हैं, इन पर भी एक बार नज़र आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है। अब हाल ही में G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस जो है वो बनाया गया था, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि G20 डिजिटल अलायंस लॉन्च किया गया है हाल ही में, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि इसका
एक याद रखिए, हाँ, इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनके द्वारा विकसित नवीन और प्रभावशाली डिजिटल तकनीकों को पहचानना है कि आखिर में क्या तकनीकी हैं जो प्रभावशाली इफेक्टिव हो सकती हैं, साथ ही में उनको मान्यता देना है और अपनाने में सक्षम बनाना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। डिजिटल इनोवेशन अलायंस ये जो डिजिटल इंडिया स्कीम है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, साथ ही में G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस का जो शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ वो अगस्त 2023 में बंगलुरु में प्रस्तावित है। तो मे भी क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। देखिए, क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकते हैं, बस डिपेंड करता है कि आप उस पर हाईलाइटेड हैं या नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं कि हाल ही में COP27 सम्मेलन हुआ है और ये किस पर संबंधित सम्मेलन है। ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। ये बहुत बड़ी बात होती है, ध्यान रखना, ये UNFCCC है। UNFCCC बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका सम्मेलन जो है 27वां था और ये कहाँ हुआ था, तो ये शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये मिस्र में हुआ था, इजिप्ट में हुआ था। ठीक है, जबकि COP26 का जो आयोजन था वो था ग्लासगो और UK में किया गया था। COP27 में भारत ने एक स्थापित किया है, क्या स्थापित किया है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ये इन्होंने एक प्लान है वो बनाया है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ को लॉन्च किया है, यानी इसी टाइम पे इन्होंने क्या किया है, एक मिशन लाइफ है उसको भी लॉन्च किया है। चलिए अब मिशन लाइफ के अंतर्गत क्या है, तो ये क्या है, एक वैश्विक जन आंदोलन है जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करता है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन लाइफ है। ठीक है, और इसकी जो कार्यकाल है, मतलब अवधि है, वो कितनी रहेगी, तो 2022 से लेकर के 2028 तक। तो मिशन लाइफ की जो अवधि है वो 2022 से लेकर के 2028 तक है और यह मिशन व्यक्तियों और समुदाय को एक ऐसे जीवन स्तर को अपनाने हेतु प्रेरित करेगा जो प्रकृति के अनुकूल हो और उसे नुकसान न पहुंचाए। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि ऐसे जीवन स्तर को अपनाने वाले लोगों को प्रो प्लैनेट पीपुल के रूप में मान्यता दी जाएगी। देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रो प्लैनेट पीपुल जो है वो क्या है, वो किससे संबंधित हैं, तो ये इससे संबंधित है कि ऐसे मिशन व्यक्ति, यानी ऐसे समुदाय या ऐसे व्यक्ति जो किसके लिए, प्रकृति के लिए अनुकूल हों, उन्हें हम प्रो प्लैनेट पीपुल कहते हैं। प्रकृति के लिए अनुकूल का मतलब क्या है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली लोग हों, उनको हम कहते हैं प्रो प्लैनेट पीपुल। ठीक है, तो याद रखिए। तो COP27 में ये हमने क्या किया था, अडॉप्ट किया था, तो ये भी ध्यान दीजिए। और इसके दौरान एक फंड की भी स्थापना की है जो क्या करेगा, लॉस और डैमेज को थोड़ा सा देखेगा, कितना लॉस हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, उस पर बात करेगा। साथ ही में वल्नरेबल कंट्रीज़ को क्षति और नुकसान की भरपाई हेतु धन उपलब्ध कराएगा यह कोष। तो यह फंड जो है वो किससे संबंधित इम्पॉर्टेंट है, तो ये सर्वाधिक प्रभावित सूबे देशों यानी वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, उनको क्षति और नुकसान की भरपाई हेतु धन उपलब्ध कराना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक चीज़ और याद रखिए कि इस योजना के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं, उन्होंने $3.1 मिलियन की घोषणा की है और जो अगले 5 वर्षों के अंदर ये अर्ली वार्निंग सिस्टम द्वारा पृथ्वी की पर सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि COP28 का जो आयोजन है वो कहाँ होगा। तो ये भी याद रखिए, ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में होगा। तो ये याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हाँ, एक और ध्यान रखिए, COP27 के दौरान एक हमने पहल को लॉन्च की है जिसका नाम है फूड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। ये UPSC में क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है ये क्वेश्चन बनने की। तो फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब आते हैं कि हाल ही में 22वां SCO शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ है और इसके बारे में क्या न्यूज़ है। चलिए, तो ये हाल ही में कहाँ हुआ है, समरकंद, यानी समरकंद उज्बेकिस्तान है, उसमें जो है आयोजित की गई है इसकी पहली बैठक। तो 22वां शिखर सम्मेलन है, ये भी याद रखिए। और इस सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री साहब भी गए थे और वहाँ पर एक घोषणा डिक्लेरेशन हुई है, यानी एक घोषणा पत्र जारी हुआ है जिसका नाम है समरकंद। यानी ध्यान रखिए, मोस्टली जो होता है घोषणा पत्र, जहाँ जिस जगह पर हो रही हो ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ मीटिंग कर रही हो, वहीं उसी के नाम पर वो घोषणा पत्र जारी किया जाता है। यहाँ पर डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि हम अपने वादे करेंगे कि हम क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और सबको मिलकर करना है या सबके आसपास में साथ में, या कैसे करना है, जो भी है
वो सारी डिक्लेरेशन इसमें जारी की जाती हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। इन्होंने हाल ही में सभी ने मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर किए हैं और वहाँ पर ईरान को किस पर हस्ताक्षर किए कि ईरान को स्थायी सदस्य बनाया जाए एससीओ का। तो याद रखिए ईरान को शामिल करने की बात कही गई, तो जिसमें सभी लोगों ने, मोस्टली सभी देशों ने इसमें अपनी प्रतिबद्धता जताई है। ठीक है, वहीं आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि बेलारूस को एससीओ के सदस्य का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया का आरंभ करने का भी निर्णय लिया है। तो ये भी क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। वहीं डायलॉग पार्टनर के रूप में जो है वो हमारा जो पास में पड़ोसी देश है मालदीव है, उसके साथ साथ में। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। वहीं डायलॉग पार्टनर के रूप में एक और लोग जो है वो निर्णय लिया गया है कि किनको शामिल किया जाएगा, तो बहरीन को, कुवैत को, यूएई को, ठीक है, और म्यांमार को। तो ध्यान दीजिए बहरीन, कुवैत, यूएई तथा म्यांमार को भी डायलॉग पार्टनर में शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि संघाई सहयोग संगठन है, उसका सचिवालय तथा यूनेस्को के मध्य एक मेमोरेंडम हुआ है और वो मेमोरेंडम जो है 2023 से 2027 की अवधि के लिए है। तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि हाल ही में एससीओ और यूनेस्को के साथ क्या मेमोरेंडम हुआ है, उसकी अवधि कितनी थी, तो 2023 से 2027 की अवधि के लिए। पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछने वाला है कि हाल ही में एससीओ द्वारा टूरिज्म एवं कल्चरल कैपिटल किसके रूप में घोषित किया गया है, तो ये वाराणसी को किया गया है। ध्यान दीजिए 2022-23 में जो एससीओ की मीटिंग हुई है उसमें टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल, पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी जो है वो वाराणसी को लॉन्च किया गया है, वाराणसी को दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। ठीक है, और एससीओ की टूरिज्म एवं कल्चरल कैपिटल बनने वाला वाराणसी पहला शहर है। तो ये क्वेश्चन तो भाई बनने की संभावना हो सकती है। भारत वर्तमान में भारत जो है एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का अध्यक्ष है, वह बहुत बड़ी बात है और यह प्रथम अवसर है जब भारत एससीओ का अध्यक्ष बना है। भारत सितंबर 2022 से अगले एक वर्ष की अवधि के लिए एससीओ का अध्यक्ष बना है, यानी सितंबर 2022 से लेकर के अगले एक वर्ष के लिए, यानी सितंबर 2023 तक भारत जो है इसका अध्यक्ष है। और भारत द्वारा एससीओ की जो अध्यक्षता की जो थीम थी वो क्या रखी गई है, टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर सिक्योर का उन्होंने पूर्ण विस्तार किया है, यानी इसका सिक्योर का मेन थीम क्या थी, तो टूवर्ड्स अ सिक्योर, और इसके बारे में उन्होंने क्या बात की है, सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, यानी एस स्टैंड फॉर सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी कनेक्टिविटी इन द रीजन, यू स्टैंड फॉर यूनिटी, आर स्टैंड फॉर रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और ई स्टैंड फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो ये सिक्योर की संपूर्ण रूप है, यानी सिक्योर का फुल फॉर्म है। तो ये भी याद रखिए, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। अब ये तो हमारा था 22वां एससीओ, ठीक है, 22वां एससीओ। अब 23वां एससीओ जो है वो कहाँ होने जा रहा है, तो ध्यान दीजिए भारत में प्रस्तावित है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि सितंबर से स्टार्ट होगा, तो इसका अध्यक्ष बनना होना चालू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल ही में 17-18 मार्च 2022 को वाराणसी में एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई है। तो ये भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में एससीओ जो टूरिज्म मंत्री हैं उनकी कहाँ हुई है, और देखिए टूरिज्म मिनिस्टर हैं जहाँ बैठक हुई है, और इसीलिए वाराणसी को हमने टूरिज्म प्लेस भी घोषित किया है, टूरिज्म कैपिटल भी घोषित किया है। अब एससीओ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एससीओ में जो 8 सदस्य हैं वो मल्टीलेटरल संगठन है, ध्यान दीजिए सबसे बड़ी बात है। और इसकी स्थापना जो है 2001 में संघाई चीन में हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे हुई थी, तो संघाई चीन में हुई थी, ध्यान दीजिए। और इसके एससीओ के 8 सदस्य कौन कौन से हैं, तो पहला है चीन, फिर भारत, फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये इसके 8 सदस्य हैं। और वहीं 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं जो पूर्ण सदस्यता ग्रहण करने के इच्छुक हैं, जिसमें से अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया हैं, ठीक है। वहीं 6 डायलॉग पार्टनर हैं, तो वो भी ध्यान दीजिए, अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका तथा तुर्की। तो ये 6 डायलॉग पार्टनर हैं। तो आपसे मोस्टली जो है वो यही पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अब इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसमें कौन नहीं है, तो वो है अफगानिस्तान, ठीक है। कौन नहीं है, अफगानिस्तान।
ये ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, भारत को वर्ष 2005 में एससीओ में ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिला था। वहीं 2017 में इसने क्या किया था, कजाकिस्तान में, यानी अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है, उसमें फुल मेंबर का दर्जा प्रदान कर लिया है, यानी पूर्ण सदस्य ग्रहण कर लिए। चलिए अब आते हैं एक और नए सम्मेलन पर, वो है आपका पहला ITUT शिखर सम्मेलन। क्या है ITUT शिखर सम्मेलन, यानी I2 का मतलब क्या है कि आई से संबंधित, 2 आई से संबंधित ऐसे देश होंगे जो आई से शुरुआत हो रही होगी, और 2 यू से संबंधित ऐसे देश होंगे जो यू से शुरुआत हो रही है। तो देख लेते हैं 2 आई कौन कौन से हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि ये 2 आई कौन कौन से हैं। तो वो हैं आपके, सबसे बड़ी बात है, एक आई है इंडिया और दूसरा आई है कौन, इजराइल। ठीक है, तो पहले तो ये है कि ITUT से संबंधित क्या है कि ये एक इंडिया है और एक इजराइल है। वहीं एक यू से संबंधित कौन है, तो वो है आपका USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और वहीं एक दूसरे यू से संबंधित कौन है, तो वो है UAE। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये 2 हैं ITUT, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये किस थीम पर ये केंद्रित रहा था, तो ये रहा था खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित रहा था। ठीक है, तो ये केंद्रित किस पे था, खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा, यानी बहुत ही बड़ी बात है, खाद्य सुरक्षा संकट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और साथ ही में भारत के संदर्भ में 2 प्रमुख संयुक्त परियोजनाओं की घोषणा की गई है। तो भारत के संदर्भ में क्या किया गया है, पहला एक सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड फूड पार्क अक्रॉस इंडिया, यानी भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला की स्थापना करना, साथ ही में हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की स्थापना करना। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं UAE ने भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला विकसित करने हेतु भारत में $2 बिलियन का निवेश करने की इच्छा की है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि UAE ने इस चीज़ के लिए, किसके लिए, सीरीज इंटीग्रेटेड फूड पार्क अक्रॉस इंडिया के लिए $2 बिलियन दिया है। किसने दिया है, UAE ने। ठीक है, और साथ में UAE जो है 2023 में यूनेस्को जो COP28 है इसका मेज़बान देश है, तो ये भी ध्यान दीजिए। वहीं ITUT समूह ने गुजरात के द्वारका में, कौन सा, गुजरात के द्वारका में हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, ध्यान दीजिए, इसकी स्थापना की है। तो मुझे भी क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। ठीक है, और जिसमें 300 मेगावाट की क्षमता है वो शामिल है, यानी 300 मेगावाट जो है वो कैपेसिटी को प्रोजेक्ट बनाएंगे और इसमें उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ITUT समूह के बारे में। तो ये 4 देशों से मिलकर बना है, कौन कौन सा, इंडिया, इजराइल, USA और UAE। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब लास्ट जो हमारा है ये है 48वां G शिखर सम्मेलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान दीजिए। तो 48वां G शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ है हाल ही में, और इसकी अध्यक्षता जर्मनी द्वारा की गई थी। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है स्लॉस एल्माउ बेवरियन आल्प्स जर्मनी में संपन्न हुआ था, यानी सिंपल सी बात है, कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। इस बात की याद रखना। ठीक है, अब G7 शिखर सम्मेलन में 7 देश कौन कौन से हैं, तो ये याद रखिए, जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली, जापान, कनाडा, अमेरिका और यूरोपीय संघ। ठीक है, तो याद रखिए ये 7 देश हैं। तो इसका मतलब इसमें कौन नहीं है, रशिया नहीं है, ठीक, एक तो इंडिया नहीं है और दूसरा आपका चाइना नहीं है। ठीक है, रशिया, इंडिया, चाइना ये नहीं है, तो यहीं से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाती है। ठीक है, लेकिन जापान है, ध्यान दीजिए। तो ध्यान से पढ़ना है इस चीज़ को। और हाल ही में किन देशों को आमंत्रित किया गया है, तो जिसमें भारत, इंडोनेशिया, सबको आमंत्रित करने की घोषणा की है इन्होंने। ठीक है, जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इसकी किस थीम पर ये G7 की जो हुआ है वो किस थीम पर हुआ है, तो वो हुआ है प्रोग्रेस टूवर्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड। ठीक है, तो प्रोग्रेस टूवर्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड, यानी ऑब्वियस सी बात है कि सब एक साथ मिलकर के प्रोग्रेस करेंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसमें। और इस सम्मेलन में सबसे बड़ी बात है कि एक क्लाइमेट क्लब की स्थापना करने की सहमति बनी है। तो ये भी याद रखिए, मे भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। और क्लाइमेट क्लब जो जलवायु संकट से जो रिस्पॉन्स है, यानी कैसे सहयोग करेंगे, कैसे कॉपरेशन करेंगे, तो उस पर ये क्लाइमेट क्लब जो है वो स्थापित किया गया है। ठीक है, साथ ही में एक और स्थापना हुई है जो विश्व बैंक की सहायता से हुई है, और वो विश्व बैंक की सहायता से कौन सी हुई है, तो वो है ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी। तो ये भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। ठीक है, अब
हाल ही में जो 1 जनवरी 2023 को दूसरी सम्मेलन होगा G7 का, उसका अध्यक्ष जापान है। और 49वां जी शिखर सम्मेलन जो है वो हिरोशिमा जापान में किया जाएगा। तो ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका था। तो ये सारे सम्मेलन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से बनने की संभावना हो सकती है। चलिए अब थोड़ा सा एक नज़र ये डाल लेते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन हुए हैं, तो वो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से, कभी कभी डायरेक्टली मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति हैं वो नए बने हैं, वो कौन से हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, रामचंद्र पौडेल। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, और इन्हें लगभग 65.5% प्राप्त हुआ है। तो नेपाल के हैं, बस इतना याद रखिए, और रामचंद्र पौडेल है। वहीं वियतनाम के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, जिसमें हाल ही में कौन राष्ट्रपति नए बने हैं, तो वो बने हैं बो वैन थुआंग। ठीक है, तो बो वैन थुआंग जो है वो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए अब देख लेते हैं चाइना के बारे में। तो ये शी जिनपिंग को दोबारा से राष्ट्रपति बना लिया गया है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक दोबारा से बढ़ा दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर नाइजीरिया की अगर हम बात करें, तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति जो हैं वो हाल ही में किनको चुना गया है, तो बोला अहमद अदकुनले टिन्यूब। ठीक है, बोला अहमद अदकुनले टिन्यूब को हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति चुना गया है, जिनकी परसेंटेज कितना था, 36.6% था। ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं गिनी के हाल ही में कौन प्रधानमंत्री बने हैं, तो मैनुला रोका वेटो जो है, मैनुला रोका बोटे जो हैं, उनको हाल ही में गिनी के प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं। और ये गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। तो मे भी क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में नाइजीरिया का एक बार और पढ़ लीजिएगा, नाइजीरिया की भी है, वो भी क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। ठीक है, वहीं हम देखते हैं चेक गणराज्य राष्ट्रपति हैं, तो उनका चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें हाल ही में उनके जो राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं चेक गणराज्य के, तो वो बने हैं पेट्रो पोवेल। ठीक है, तो याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछने की संभावना है। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री, देखिए न्यूजीलैंड से कंटिन्यूस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मे भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। तो इनके जो प्रधानमंत्री हैं वो क्रिस हिपकिंस हैं। कौन है, क्रिस हिपकिंस। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। नेपाल के राष्ट्रपति तो हमने देख लिए थे कि वो कौन थे, रामचंद्र पौडेल। और वहीं नेपाल के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने पुष्प कमल दहल प्रचंड। कौन, पुष्प कमल दहल प्रचंड। कोई याद रहे न रहे, पर इनके जरूर याद रहेंगे प्रधानमंत्री, ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए वहीं आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, वो लियो वार्डकर को हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं। लियो वरडकर जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति में भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और अभी हमने गिनी की पहली महिला राष्ट्रपति के बारे में देखा था, और वो कौन थे, तो वो कौन थी, मैनुला रोका बोटे। ठीक है, मैनुला रोका बोटे। और आयरलैंड के पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, डीना बोलुआटे। ठीक है, डीना बोलुआटे। ठीक है, वहीं फिजी का आम चुनाव हुआ है, तो इसमें सितवेनी राबुका हैं, जो उनकी पहली कौन बनी है, तो पहली प्रधानमंत्री बनी हुई है। ये भी याद रखिए, सितवेनी राबुका, पहली नहीं मतलब प्रधानमंत्री बने हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, वहीं मलेशिया में अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ है, तो उसमें अनवर इब्राहिम हैं, वो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी याद रखिए। और वहीं स्लोवेनिया के राष्ट्रपति हैं, स्लोवेनिया कंट्री है, तो उनके राष्ट्रपति किनको चुना गया है, तो नताशा पिर्कमुशर, जो स्लोवेनिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई। देखिए महिला राष्ट्रपति जो प्रथम है, बार बार बोला जा रहा है, तो मे भी क्या पता महिला से संबंधित सीधा तीनों दे दे और कहे कि बताइए किसकी राष्ट्रपति है, किसकी राष्ट्रपति नहीं है। तो प्रथम वाला थोड़ा सा खतरा क्वेश्चन पैदा करता है, तो थोड़ा ध्यान में रखिए इस चीज़ के लिए। ठीक है, और वहीं हम देखें कि डेनमार्क में भी अभी हाल ही में चुनाव हुए, तो ये एक पार्टी थी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके नेता थे मैटे फ्रेडरिक्सन। ठीक है, तो मैटे फ्रेडरिक्सन है, इनको हाल ही में क्या बनाया गया है, प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है, वही याद रखिए। और मैटे फ्रेडरिक्सन जो है डेनमार्क की दूसरी महिला और सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री है। देखिए 4 आपके ऑप्शंस हो गए हैं महिला से संबंधित, तो मे भी क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो हाल ही में इजराइल के जो है चुनाव संपन्न हुए हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री के रूप में जो है बेंजामिन नेतान्याहू हुए हैं, उन्होंने हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार
संभाला है। ठीक है, वहीं ऋषि सुनक, तो देखिए ऋषि सुनक से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हैं और ये कंजर्वेटिव पार्टी से जुड़े हुए हैं। किससे? कंजर्वेटिव पार्टी से जुड़े हुए हैं, ध्यान दीजिए। और इन्हें हाल ही में किसका स्थान लिया है? तो ये लिज ट्रस का स्थान लिया है। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि ये भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश व हिंदू प्रधानमंत्री हैं, तो मैं भी पूछने की संभावना हो सकती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं ब्राज़ील से संबंधित। तो ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं हाल ही में, वो लुइस इनासियो, ठीक है, याद रखिए लुइस इनासियो और लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। यानी लुइस इनासियो जो हैं वो राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति जो है वो लूला डी सिल्वा ब्राज़ील है। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये मोस्ट है, ये इंपॉर्टेंट बनने की संभावना हो सकती है। वहीं कोलंबिया के हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, तो उसके गुस्ताव पेट्रो जो हैं वो नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार शामिल किया है और ये वामपंथी नेता के हैं। तो ये तो ठीक है, तो ये सारे चुनाव थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक एक बार देख लीजिएगा बार बार, तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, याद आएगा तो अपने आप बन जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपदाएं हुई हैं हाल ही में, हम उन पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम भूकंप, ज्वालामुखी और जहाँ पर भी चक्रवात आए होंगे हम उन पर ध्यान देंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है कौन सा? माउंट मेरापी ज्वालामुखी। देखिए ध्यान दीजिए, माउंट मेरापी ज्वालामुखी ये कहाँ है? इंडोनेशिया में है। तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर माउंट मेरापी ज्वालामुखी है। ध्यान दीजिए, ज्वालामुखी से संबंधित जो है वो सीरीज़ मैं लेक्चर में डालने जा रहा हूँ। जितने भी ज्वालामुखी होंगे, जितने भी घास के मैदान होंगे, जितने भी दर्रे होंगे और जितने भी स्थानांतरण कृषि के मैदान हैं, वो सब के सब मैं यहाँ पर अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आप लोग जितने भी ज्योग्राफी से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोग मुझसे यहाँ पर देख सकते हैं, इस सीरीज़ में देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए, माउंट मेरापी ज्वालामुखी है, तो ये इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ये याद रखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है, में भी क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। ठीक है, साथ ही में अभी हाल ही में चक्रवात फ्रेडी आया है, तो ध्यान दीजिए चक्रवात फ्रेडी है, तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी है और ये पहली बार मेडागास्कर तट पर लैंडफॉल किया गया है। अब यहाँ क्योंकि साइक्लोन्स है, तो ये ध्यान रखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो हमेशा 27 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर अधिक होना चाहिए। साथ ही में सबसे ज़्यादा सी सरफेस एरिया होना चाहिए। ये इसकी क्या होती हैं, ये कैरेक्टर्स हैं डेवलप होने की। ठीक है, साथ ही में जो वर्टिकल लाइन है वो इस प्रकार से नीचे की ओर आनी चाहिए, यानी नीचे की ओर जो वर्टिकल लाइन में है वो उतरनी चाहिए, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनता है। और साथ ही में पहले से कोई छोटा सा स्टॉर्म हो रहा हो, यानी स्टॉर्म का मतलब क्या है कि लो प्रेशर एरिया पहले से डेवलप हो थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने की संभावना हो जाती है। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये जो चक्रवात हैं तो ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आप जानते हैं कि जितना भी मैक्सिको वाला रीजन है, यूएसए वाला रीजन है, वहाँ पर इसको हरिकेन नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जापान और आपका ताइवान है, फिलीपींस है, इन सब में जो है वो कहाँ जाना जाता है? टाइफून नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वहीं ऑस्ट्रेलिया में विली विली नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी बनने की संभावना हो सकती है। चलिए अब चक्रवात फ्रेडी के बारे में जान लेते हैं। तो ये कहाँ आया है? ये मेडागास्कर तट पर आया है। ठीक है, और इस चक्रवात का प्रभाव कौन कौन से देश रहे हैं? तो इसमें मोजाम्बिक रहा है, जिम्बाब्वे, मलावी, मेडागास्कर, जाम्बिया, रियूनियन द्वीप। ठीक है, ये सारे रहे हैं, यानी 8000 किलोमीटर इसने दूरी तय की है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब इतनी दूरी तय की है इसने, किसने? ट्रॉपिकल साइक्लोन ने। और ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन है? चक्रवात फ्रेडी। तो ये अब तक के इतिहास में सर्वाधिक दिनों तक, यानी 34 दिन तक रहने वाला चक्रवात है, लॉन्गेस्ट लास्टिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और नासा के अनुसार इस चक्रवात ने इतिहास में किसी भी दक्षिणी गोलार्ध के तूफान की तुलना में सबसे अधिक संचित चक्रवात ऊर्जा, हाईएस्ट एक्यूमुलेट साइक्लोन एनर्जी होने का रिकॉर्ड बनाया है। तो सबसे ज़्यादा, कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी को संचित किया है, एक्यूमुलेट किया है, वो किसने किया है? चक्रवात फ्रेडी ने। यानी सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हाई रहा है, क्योंकि 34 दिन तक रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। अदरवाइज तो 1 दिन आता है, 2 दिन आता है, मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन आता है, उसके बाद अपने आप चला जाता है साइक्लोन। लेकिन ये 34 दिन रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। और इस चक्रवात फ्रेडी को हमने वेरी इंटेंस के रूप में, कैसे, बहुत गंभीर के रूप में हमने इसको वर्गीकृत किया है, क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है, ध्यान दीजिए। और इसका नाम किसने रखा था, फ्रेडी, तो वो ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान है, उसने इसका फ्रेडी नाम रखा गया है। चलिए अब वहीं देख लेते हैं चक्रवात ग्रेवियल। तो ये ग्रेवियल कहाँ आया, ध्यान दीजिए, चक्रवात फ्रेडी आया कहाँ था, तो ये मेडागास्कर और अन्य देशों में आया था, ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वहीं चक्रवात ग्रेवियल कहाँ आया है, तो ये न्यूजीलैंड में फॉल किया। देखिए न्यूजीलैंड में अभी भूकंप भी आया था, ठीक है, और न्यूजीलैंड में ज्वालामुखी भी हुआ है, तो क्वेश्चन बनने की संभावना न्यूजीलैंड से बहुत ही ज़्यादा है। वहीं कुक स्ट्रेट भी है, ठीक है, कुक स्ट्रेट है, ये ध्यान दीजिए, मोस्ट पॉपुलर है कुक स्ट्रेट। और साथ ही में आप एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर प्लेंटी बे भी है, क्या है, प्लेंटी की खाड़ी भी है, ठीक है, प्लेंटी की खाड़ी, तो प्लेंटी की खाड़ी यानी प्लेंटी बे भी है, तो मे भी क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ये कैसा था, तो ये भी आपका सब ट्रॉपिकल स्टॉर्म था, ध्यान दीजिए, और इसको भी ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेवियल नाम दिया गया है। और ये चक्रवात जो है सीवियर कैटेगरी 3 के रूप में वर्गीकृत किया था, यानी सीवियर कैटेगरी बहुत ही गंभीर श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ी बात है ये। और सबसे घातक, यानी न्यूजीलैंड में 1968 में पहले कोई चक्रवात आया था जिसका नाम था गिस्ले, उसके बाद ये सबसे घातक चक्रवात है, सीवियर कैटेगरी 3 में जो डाला गया है इसको, ठीक है। साथ ही में इस चक्रवात के बाद नेशनल इमरजेंसी लग गई थी न्यूजीलैंड में, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और न्यूजीलैंड के इतिहास में यह सबसे तीसरी उद्घोषणा रही है नेशनल इमरजेंसी की, और सबसे घातक चक्रवात रहा है 1960 के बाद, 68 के बाद। तो कौन सा था, ग्रेवियल, ठीक है। अब आते हैं कि तुर्की और सीरिया में भूकंप आया, तो आपने देखा था इस समय बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, बहुत ज़्यादा मर गए थे। तो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, और ये कितनी तीव्रता का आया था, तो 7.8 तीव्रता का आया था, जिसे हम अति गंभीर भूकंप कहते हैं, ठीक है, याद रखिए। और ये सबसे बड़ी बात है, इसका जो एपिसेंटर था वो कहाँ था, तो वो तुर्की में ही स्थित है, कौन सा, गाजियानटेप, ठीक है, तो गाजियानटेप शहर है उसके पास स्थित है, तो ये ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मे भी क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। और इस भूकंप में दोनों देशों से लगभग 57,000 लोगों की मौत हुई थी, तो ये बहुत ही बड़ा डाटा है, मे भी नहीं, आई एम डैम श्योर पूछने की संभावना हो सकती है, नो डाउट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा दोनों देशों में त्वरित राहत एवं बचाव अभियान के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था। देखिए ऑपरेशन दोस्त जो है, ध्यान दीजिए, ऑपरेशन दोस्त जो है हमने शुरुआत की, और उसमें राहत देने के लिए कि जो किसमें राहत देने के लिए कि इसमें जो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था, तो उसमें राहत देने के लिए हमने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था, ठीक है, ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आपको याद होगा कि हमने यूक्रेन, जब रशिया और यूक्रेन पे लड़ाई चल रही थी, तो हमने अपने भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए वहाँ पर ऑपरेशन गंगा भी चलाया था। तो मैं भी क्वेश्चन पूछ ले कि ऑपरेशन दोस्त किससे रिलेटेड है, ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाल ही में जोशीमठ है, वहाँ पर भूधसा हुआ है, तो भूधसा हुआ तो किस प्रकार से हुआ है, ध्यान दीजिए। तो ये जोशीमठ, पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो भूकंप जोन है ये जोन 5 में आता है, यानी अर्थक्वेक के जोन 5 में आता है जोशीमठ, याद रखिए, यानी बहुत ज़्यादा सीवियर रहता है, हमेशा भूकंप आने की संभावना रहती है, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भूकंपी जोन 5 में स्थित है ये, कौन सा, जोशीमठ भूधसा में भी क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। और जोशीमठ है कहाँ, तो ये चमोली जिला है, वहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब मोस्टली आपने देखा हो उत्तराखंड है या हिमालय क्षेत्र में ज़्यादातर जो है भूकंप आते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ की जो रशिया की प्लेट है, यानी यूरेशिया की प्लेट है, वो यहाँ टकराती है आकर के, ठीक है, और इस प्रकार से, और इधर से इंडिया की प्लेट टकराती है। तो जैसे टकराते हैं तो ये दोनों जो है वो सचर जोन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, शिचर जोन बनाते हैं। और इस सचर जोन जब तक संतुलन अवस्था में नहीं आएगा तब तक ऐसे ही पूरे क्षेत्र में हमेशा से ही क्या आते रहेंगे, भूकंप आते रहेंगे, ठीक है। तो ये अभी इस्टेब्लिश होने के कगार पर है, पर ये इस्टेब्लिश कब तक होंगे ये किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि जब इंडियन प्लेट जो है अफ्रीका प्लेट से टूटी थी, तब जा कर के आगे चल कर के वो किससे टकराई थी, यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। और तभी से आप देखेंगे कि जितने भी हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, और अभी भी हिमालय की जो चोटी है वो लगातार बढ़ रही है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, बहुत बड़ी बात होती है,
ठीक है। तो ये ऐसे ही भूकंप आते रहेंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है, पर थोड़ा सा खतरा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, एक चक्रवात मेंडस आया था, ये भी ध्यान दीजिए। चक्रवात मेंडस जो है वो 9 दिसंबर 2022 को आया था, और ये कहाँ आया था, तो ये भारत के पूर्वी तट पर आया था। और ऑब्वियस सी बात है, जितने भी चक्रवात हैं मोस्टली जो हैं वो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं, और ये भी एक कैसा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है। तो ये कहाँ पर लैंडफॉल हुआ था, मतलब सबसे ज़्यादा तबाही कहाँ मचाई थी, तो ये मामल्लपुरम जो तमिलनाडु है उसके आसपास मचाई थी, तो ये भी याद रखिए। और इसमें हम लोगों ने जो है इसको बहुत ज़्यादा गंभीर चक्रवात के रूप में शामिल किया था, यानी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म की श्रेणी में हमने चक्रवात शामिल किया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्दियों के समय में जब नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वापस आ रहा होता है, तो ITCZ जो है वो हमारा जितना भी ITCZ को आप इस प्रकार से देखेंगे, तो ये भारत के इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में ITCZ हमारा शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पर ट्रफ बन जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और लो प्रेशर होता है तो चक्रवाती वर्षा होती है, और सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो तमिलनाडु पर होती है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए लौटते हुए मानसून से। और अंत में सबसे क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि जो मानसून है सबसे पहले कहाँ आता है और सबसे बाद में कहाँ जाता है, तो वो जाता है केरला में। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है। बाकी हम डिटेल जो है वो ज्योग्राफी वाले सेक्शन में बता देंगे आपको। वहीं शतरंग चक्रवात है, तो शतरंग चक्रवात जो है वो कहाँ आया हुआ है, तो याद रखिए ये बांग्लादेश के दक्षिणी भाग है, उसमें हाल ही में इसमें लैंडफॉल किया है शतरंग चक्रवात को। और इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित कहाँ किस क्षेत्र को किया है, तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम एवं मेघालय। ध्यान दीजिए ये वही देश हैं, ये वही राज्य हैं भारत के जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ बाउंड्री जो है वो पश्चिम बंगाल बनाता है, ठीक है। और इसका जो शतरंग नाम है वो थाईलैंड द्वारा दिया गया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वहीं एक घटना हुई है हाल ही में, स्पॉन्ज ब्लीचिंग। ध्यान दीजिए स्पॉन्ज ब्लीचिंग हुई है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये क्या है, कि ये एक जलीय जीव है। क्या है, जलीय जीव है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जलीय जीव है तो ये किस प्रकार से, तो ये पोरस युक्त हैं, और ये सबसे बड़ी घटना है स्पॉन्ज ब्लीचिंग की। तो याद रखिए ये हाल ही में न्यूजीलैंड में देखा गया है। कहाँ देखा गया है, न्यूजीलैंड में देखा गया है। तो इसमें क्या हुआ है कि ये स्पॉन्ज क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये स्पॉन्ज जो है, जैसे कहते हैं ना स्पंज जो हमारा होता है, तो वो उससे प्योरिटी को हम अलग कर लेते हैं और अनप्योरिटी को हम अलग कर देते हैं। तो ये भी क्या करता है कि ये शुद्ध कर सकता है किसको, पानी को, बड़ी मात्रा में जो है जल को शुद्ध कर सकता है। और ये प्रवाल की तरह ही स्पंज को भी अधिक तापमान के कारण विरंजन का खतरा रहता है। तो आप देखते हैं कोरल ब्लीचिंग होता है, ऐसे ही स्पॉन्ज भी एक जलीय जीव है जिनको भी ब्लीचिंग का खतरा उत्पन्न है। तो ये कहाँ है, न्यूजीलैंड में। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मे भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। बाकी ये सारी चीज़ें आपको आज रही हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप सभी लोग लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए क्या आपको ज्योग्राफी की जो भी चीज़ें आपको पढ़नी हो तो मैं वो यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो कौन सा सेक्शंस आपको ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है यूपी PCS के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए, और इवन दो UPSC के लिए, जो अभी रिसेंटली जो प्लेस हैं जो इम्पोर्टेंट रहे हैं, आप कोई भी बता दीजिए, जो टॉपिक आपको पढ़ना हो वो मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगा, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए आप लोग, बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।